हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर चैनल गौरी ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 5 दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसमें आज हम कुछ 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क क्वेश्चंस में जैसे एमसीक्यूज हैं, तो उसमें जैसे हमें ये क्वेश्चन आता है, मान लीजिए कि द इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन इज। अब स्ट्रक्चरल जीन के इक्विवेलेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम ऑपरेंड बोलते हैं, रिकॉन बोलते हैं, म्यूटॉन बोलते हैं या सिस्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका आंसर है सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन जीन का वो पार्ट है जो कि वर्किंग सीक्वेंस है। चाहे वो स्ट्रक्चरल जीन है, वो चाहे किसी प्रोटीन के लिए कोड करता है, किसी पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, या फिर वो कोई एंजाइम बना रहा है, या फिर वो आरएनए बना रहा है, जो मर्जी फंक्शन वो कर रहा है, जो फंक्शनल पार्ट है जीन का, उसे हम लोग टर्म देते हैं सिस्ट्रॉन। देन नेक्स्ट इज डाउन सिंड्रोम। ये डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो कि एसोसिएटेड है ट्राइसोमी, मतलब 3 इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम्स 3 क्रोमोसोम किसी में आ जाए। कौन से क्रोमोसोम के हैं ये? 20, 21, 22 एंड 23। आउट ऑफ दिस 21 इज द करेक्ट आंसर। क्रोमोसोम नंबर 21 जब किसी भी रीजन से, जैसे मान लीजिए वो एग में सपोज क्रोमोसोम नंबर 21 जो है एट द टाइम ऑफ मियोसिस वो सेग्रीगेट नहीं हुए, ठीक है, या फिर स्पर्म में भी हो सकता है कि 2 आ गए 21 नंबर क्रोमोसोम, एग नॉर्मल है लेकिन स्पर्म में 2 हैं 21 नंबर क्रोमोसोम, तो जो जाइगोट बनेगा और लेटर ऑन उसमें जो इंडिविजुअल डेवलप होगा दैट विल बी हैविंग 21 क्रोमोसोम ट्राइसोमी, मतलब उसके 3 क्रोमोसोम हो जाएंगे इंस्टेड ऑफ 2। तो इसलिए दैट कंडीशन विल रिजल्ट इनटू डाउन सिंड्रोम। Then third question is when a segment of chromosome breaks, अगर क्रोमोसोम की एक सेगमेंट टूट जाती है और फिर 180 डिग्री पर रोटेट होके वो दोबारा ज्वाइन हो जाती है, यानी कि पूरा सीक्वेंस उलट जाता है उतनी सी सेगमेंट का, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन, डिलीशन, ट्रांसलोकेशन या डुप्लीकेशन। इस कंडीशन को हम इन्वर्जन बोलते हैं क्योंकि इसमें पूरी तरह से वो उलट जाता है कि वो थोड़ी सी सेगमेंट 180 डिग्री पे रोटेट होके उसका पूरा सीक्वेंस उल्टा हो जाता है, तो हम उसे इन्वर्जन बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज ZZ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन। अब हम ह्यूमंस में बात करते हैं तो XX और XY है, यानी कि फीमेल्स जो है वो होमोगेमेटिक हैं, XX है, और मेल्स हेट्रोगेमेटिक हैं XY के साथ। लेकिन यहाँ पर हमें उल्टा कंडीशन देखने को मिल रही है। ZZ मीन्स मेल जो है वो होमोगेमेटिक है और फीमेल्स हेट्रोगेमेटिक हैं, तो ये हमें बर्ड्स में देखने को मिलता है। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन, स्नेल्स, पीकॉक, प्लेटिपस और कॉकरोच, इसमें से पीकॉक जो है दैट इज अ बर्ड, बिकॉज स्नेल्स जो है वो हमारे मोलस्का में आ जाते हैं, प्लेटिपस जो है वो मैमल है, ऐसे कॉकरोच इंसेक्ट है। सो पीकॉक्स में, बर्ड्स में हमें ये देखने को मिलता है। सो ZZ और ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन इन पीकॉक। देन हु प्रपोज म्यूटेशन थ्योरी। अब लमार्क जो है उन्होंने भी जो है वो थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स दी थी। डार्विन ने जो है, उनकी तो बहुत फेमस थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर। वेलेस हैं, ह्यूगो डी व्रीज हैं, इनमें से ह्यूगो डी व्रीज जो हैं उन्होंने म्यूटेशन के ऊपर वर्क किया है। उन्होंने बोला है कि सिंगल जनरेशन में बहुत सारा चेंज आ जाता है, म्यूटेशन हो जाती है जो कि इनहेरिटेबल है, तो ये थ्योरी उन्होंने दी थी। देन इज क्रोमोसोमल पैटर्न ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज। अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो होता है ये मेल्स में हमें देखने को मिलता है, जहां पर XXY कंडीशन होती है। तो ये XXY कंडीशन में जैसे एक मान लीजिए एबनॉर्मल एग है या एबनॉर्मल स्पर्म है जिसमें XY आ गया, और एग नॉर्मल है X वाला, तो ये कंडीशन आ गई। या फिर एग में 2 X क्रोमोसोम आ गए, Y जो है कैरिंग स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन हो गई, तो इन बोथ केसेस जो X क्रोमोसोम है वो एक एडिशनल होता है इन द मेल्स, सो दिस कंडीशन अराइजेस आउट ऑफ दैट। नाउ सम फिल इन द ब्लैंक्स। डैश इज अ DNA सेगमेंट मूविंग फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, जो अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसपोजोन, या जंपिंग जीन्स भी हमें बोलते हैं, जिनकी पोजीशन चेंज होती रहती है क्रोमोसोम पे। ऐसे ही
ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स, इनको हमने किस चीज के ऊपर स्टडी किया है, मतलब अब हम इस चैप्टर में बात करें तो वी हैव स्टडीड इट इन टू डिफरेंट कंसेप्ट्स। फर्स्ट इज मल्टीपल एलील्स, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनमें हमें 3 एलील्स दिखाई देते हैं इंस्टेड ऑफ 2। ठीक है, एक ए है, एक बी है और एक ओ के लिए है। तो ये 3 हमें मल्टीपल एलील्स भी की भी एग्जांपल है। और दूसरा कोडोमिनेंस, ए बी ब्लड ग्रुप जो है, जहां पर ए बी ब्लड ग्रुप होता है वहां पर हमें कोडोमिनेंस भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स इन डैश स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। और प्रोफेज 1 में जो 5 सब स्टेजेस हैं उनमें से पैकिटीन स्टेज जो होती है उसमें क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलती है। सबसे पहले लेप्टोटीन स्टेज होती है जिसमें हमें बीडेड अपीयरेंस दिखाई देती है। फिर जाइगोटीन में पेयरिंग हो जाती है होमोलोगस क्रोमोसोम की। और फिर उसके बाद पैकिटीन स्टेज होती है जिसमें एक्चुअल में क्रॉसिंग ओवर होती है। देन ट्रू फॉल्स, अब इसमें बैक क्रॉस टू रिसेसिव पेरेंट इज नोन एज टेस्ट क्रॉस। यस, ऑब्वियसली इट इज ट्रू कि जब हम रिसेसिव इंडिविजुअल के साथ क्रॉस करते हैं, चाहे वो रिसेसिव पेरेंट है, मान लीजिए हमारे पास F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगोट्स आए हैं, या जो भी इंडिविजुअल है उसमें डोमिनेंट करेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, वी डोंट नो कि वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हम उसका क्रॉस करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो किस तरह का इंडिविजुअल है, वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। तो दिस क्रॉस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस, दिस इज प्रूव। सेकंड है द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट वाज 6। नो, he studied 7 characters in pea plants। उनको इंडिविजुअली भी और डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में भी उन्होंने स्टडी किया था। तो he studied 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स जो कि कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स थे वो, तो उनको स्टडी किया था। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ लेट्स मूव टू 2 मार्क्स क्वेश्चन। अब इसमें जैसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन प्लियोट्रॉपी। अब प्लियोट्रॉपी क्या होता है, जब एक जीन के मल्टीपल एक्सप्रेशन होते हैं तो हम उसको प्लियोट्रॉपी बोलते हैं। जैसे अगर हम सिकल सेल एनीमिया की बात करें तो वहां पर हमें उसमें हीमोग्लोबिन भी डिफरेंट है, आरबीसी की शेप भी डिफरेंट है, तो वो एक ही जो जीन है वो कई कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो इसे हम बोलेंगे प्लियोट्रॉपी, मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ अ जीन। Then mention the advantages of selecting pea plant for experiment by Mendel। अब मेंडल ने pea plant select किया, ये किस लिए अच्छा था? There are many reasons for that। सबसे पहले तो pea plant का लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है, हमें बहुत जल्दी वो उसकी अगली जनरेशन मिल जाती है और हम अपनी लाइफ स्पैन में उनकी कई जनरेशन को स्टडी कर सकते हैं। देन दे आर इजी टू ग्रो, इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं, केयर करनी आसान है, इसमें विजिबल करेक्टर्स हमें मतलब कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये प्लांट सेक्सुअली भी मेच्योर होते हैं नेचर में और सेल्फ पॉलिनेशन भी इसमें होती है, तो सेल्फिंग करके भी हम प्योर प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं और उनके करेक्टर्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और इजीली हम इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक आइडियल प्लांट था जिसको मेंडल ने सिलेक्ट किया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ चाइल्ड हैज ब्लड ग्रुप ओ, अगर एक बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का बी है, तो हम पेरेंट्स का जीनोटाइप फाइंड आउट करें और उनके ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप भी फाइंड आउट करें कि ओ के अलावा और कौन से जीनोटाइप्स हो सकते हैं। नाउ अब चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब उसका जीनोटाइप अगर हम लिखेंगे तो वो स्मॉल आई होगा, होमोजाइगस कंडीशन में ही ओ आता है, क्योंकि अगर ए के एलील के साथ है या बी एलील के साथ है तो वो ए या बी ब्लड ग्रुप होगा, क्योंकि वहां पर भी डोमिनेंस है। तो ये कंडीशन के लिए होमोजाइगस कंडीशन ही चाहिए। अब इसका मतलब अगर 2 स्मॉल आई है तो इसका मतलब फादर और मदर दोनों में एक एक स्मॉल आई होगा। इट मींस फादर जो है वो होमोजाइगस नहीं हो सकता ए के लिए, तो फादर में एक एलील होगा ए के लिए और दूसरा ओ के लिए। इसी तरह मदर भी होमोजाइगस नहीं हो सकती बी के लिए, क्योंकि एक एलील इसका यहाँ पर गया हुआ है, तो एक एलील इसमें ओ का है और ए बी का है। तो अगर हम इनका क्रॉस यहाँ पर बनाएं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर B और A दोनों एलील्स कंबाइन हो जाते हैं तो AB ब्लड ग्रुप आता है। अगर B और जो I है O के लिए है एलील वो कंबाइन होते हैं तो B ब्लड ग्रुप आता है। इसी तरह अगर
फादर से O का एलील और मदर का A का एलील कंबाइन होते हैं तो A ब्लड ग्रुप आता है। और फोर्थ केस जो हमारे सामने है, अगर दोनों रिसेसिव एलील्स इकट्ठे हो जाते हैं तो O ब्लड ग्रुप आता है, जो कि यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो दूसरे ऑफस्प्रिंग्स में AB, B और A ब्लड ग्रुप ये तीनों हो सकते हैं। तो इनके जीनोटाइप्स कुछ ही हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से इनको दे रहे हैं जीनोटाइप की फॉर्म। Now next is what is point mutation? Give one example. अब पॉइंट म्यूटेशन जैसे नाम से पता लग रहा है कि जब सिंगल बेस पेयर में चेंज आ रहा है डीएनए की, चाहे वो सब्स्टिट्यूट हो गया, मतलब करेक्ट जीन जो बेस है उसकी जगह इनकरेक्ट लग गया, उसकी डिलीशन हो गई, वो निकल गया, या नया बेस पेयर वहां पे ऐड हो गया, तो यहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, यानी कि एक पॉइंट पे चेंज आया। जैसे अगर हम एग्जांपल लें सिकल सेल एनीमिया की, इसमें क्या होता है कि जो HBB जीन है इसमें 17th न्यूक्लियोटाइड में A की जगह T आ जाता है। जैसे GAG नॉर्मल है विच कोड्स फॉर ग्लूटामिक एसिड, इसकी जगह A की जगह क्या हुआ, T आ गया, तो GTG बन गया, जो कि आगे जाके कोड करेगा वेलिन के लिए। तो इसकी वजह से क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया हो जाता है, ये अब नॉर्मल कंडीशन हो जाती है जिससे सिकल सेल एनीमिया होता है पर्सन को। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। देन नेक्स्ट इज डिफाइन लिंकेज। गिव टू फैक्टर्स, मैंने यहाँ पे 4 फैक्टर्स दिए हैं, यू कैन गिव एनी ऑफ द 2 फैक्टर्स। अब लिंकेज क्या है, जो जीन्स इकट्ठे रहते हैं वो हम कहेंगे कि वो उनकी प्रॉपर्टी है कि वो इकट्ठे ही जाएंगे। अब एक क्रोमोसोम के ऊपर जितने भी जीन्स प्रेजेंट है वो सब जीन्स क्या है, वो लिंक्ड जीन्स है, और उसको पूरे क्रोमोसोम के वो जीन्स को हम बोलेंगे कि ये लिंकेज ग्रुप है। तो जो टेंडेंसी है जीन्स की इकट्ठे रहने की, उसे हम लोग बोलते हैं लिंकेज। अब इसमें 2 फैक्टर्स कोई भी हम दे सकते हैं, लाइक फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब अगर हम इसको अपने आप ही मतलब हम इसमें ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर बना रहे हैं ये यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पर दूसरा जीन है, और यहाँ पर तीसरा जीन है। अगर हम इन दोनों के बीच में देखेंगे तो ऑब्वियसली जब डिस्टेंस कम है तो इनमें ज्यादा लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर होने के पॉइंट्स कम है, इनके सेपरेशन के चांसेस कम है। लेकिन अगर हम इस जीन और इस जीन के बीच में देखेंगे तो देयर आर लॉट मेनी पॉइंट्स जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो सकती है और ये दोनों जीन सेपरेट हो सकते हैं। इसका मतलब जितना दूर होंगे जीन्स उतना उनमें लिंकेज जो है वो कम हो जाएगी। देन सेकंड इज एज के साथ, जब एज बढ़ जाती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं और लिंकेज ज्यादा रहती है। ऐसे ही राइज इन टेम्परेचर के कारण चार्जमेटा फॉर्मेशन होता है और लिंकेज कम होती है। चार्जमेटा फॉर्मेशन कब होते हैं, जब क्रॉसिंग ओवर होती है। देन ऐसी एक्सरेज हैं, अगर जीन्स को एक्सरे से एक्सपोज करें तो लिंकेज कम हो जाती है, मतलब वो सेपरेट होने के चांसेस उनके बढ़ जाते हैं। Now let us discuss 3 marks question. First is law of dominance using monohybrid cross. अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या स्टेट करता है, सबसे पहले हम इसमें स्टेटमेंट देंगे। जैसे इसमें कहा है कि जो डोमिनेंट एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और रिसेसिव एलील के एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है, दबाता है, उसे एक्सप्रेस नहीं होने देता। अब यहाँ हम क्रॉस में देख सकते हैं ये टॉल है और ये ड्वार्फ प्लांट है। ये यहाँ पर हमने इनके गेमीट्स देखे, गेमीट्स जो है उनमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमने देखा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आ गई, यानी कि ये जो इंडिविजुअल है ये हेट्रोजाइगोट है, लेकिन ये डोमिनेंट ट्रेट इसमें दिख रहा है, टॉल दिख रहा है। अब हम उसी के गेमीट्स को जब F2 जनरेशन में सेल्फिंग करके स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि टॉल जो है और ड्वार्फ जो है दे कम इन द रेशियो ऑफ 3:1, और उनमें 2 हेट्रोजाइगोट्स हैं और एक होमोजाइगस टॉल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टॉल का जो जीन है उसने ड्वार्फ वाले जीन को मास्क कर दिया, उसको सप्रेस कर दिया। तो ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट कर रहा है। तो यही चीज यहाँ एक्सप्लेन की है कि जब टॉल प्लांट को क्रॉस किया ड्वार्फ प्लांट के साथ तो F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल प्लांट्स मिले, हालांकि उनके अंदर ड्वार्फ का जीन था लेकिन फिर भी वो एक्सप्रेस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। और F2 जनरेशन में वो 3:1 की रेशो में अलग हो गए। हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉल इज टू ड्वार्फ, ये 3 टॉल है हमारे प्लांट्स और ये ड्वार्फ प्लांट है, तो 3:1 की रेशो हमारी आ गई है इसमें। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स विद एग्जांपल। फर्स्ट इज कोडोमिनेंस एंड सेकंड इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सबसे पहले हम कोडोमिनेंस की बात करते हैं।
कोडोमिनेंस क्या होता है? जब कोई भी एक एलील पूरी तरह दूसरे एलील के एक्सप्रेशन को रोक नहीं पाता, लेकिन उसका खुद का पूरा एक्सप्रेशन होता है। जैसे अगर हम ह्यूमंस में बात करें, ब्लड ग्रुप ए में तो हमें डोमिनेंस दिख रही है कि दोनों एलील्स अगर ए के हैं तो होमोजाइगस है, अदरवाइज हेट्रोजाइगस ए है। ऐसे बी में भी दिख रही है। लेकिन जब ए बी ब्लड ग्रुप आते हैं तो ए और बी में से दोनों में से कोई भी दूसरे को दबा नहीं रहा, दोनों का पूरा पूरा एक्सप्रेशन हो रहा है, तो हम इसे बोलेंगे कोडोमिनेंस। ऐसी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों एलील्स जो हैं वो पार्शियली एक्सप्रेस होते हैं, जिससे इंटरमीडिएट फिनोटाइप आती है। जैसे ये अगर हम स्नैपड्रैगन की एग्जांपल लेते हैं या मिराबिलिस चिलापा की लेते हैं, तो वहां पर दो तरह के फ्लावर्स अगर हम लें, रेड और व्हाइट, तो इन दोनों में जब क्रॉस बनाया तो ना तो रेड कलर के फ्लावर आए ना व्हाइट आए, पिंक आ गया, जिसमें रेड और व्हाइट दोनों का पार्शियल एक्सप्रेशन था। तो हम ये नहीं कह सकते कि रेड ने उसको डोमिनेट किया या व्हाइट ने उसको डोमिनेट किया। तो दोनों की मतलब इंटरमीडिएट कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो दिस इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें पूरी तरह डोमिनेंस नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंशन एनी टू ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब यहाँ पर हम बात करें ऑटोसोमल, यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं है, दूसरे क्रोमोसोम्स के ऊपर है, इससे साथ रिलेटेड कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स हमें बताने हैं। इसमें हम पहली एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल एनीमिया की। ये रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है इन द बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड बनना था, उसकी जगह वेलिन आ गया ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया है। अब इसमें क्या होता है, इनके सिम्टम्स क्या हैं? जो म्यूटेंट हीमोग्लोबिन है, यानी वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में पॉलीमराइजेशन हो जाती है लो ऑक्सीजन में, ठीक है, जिसके कारण आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी शेप सिकल शेप्ड बन जाते हैं वो, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ओवल शेप। तो यहाँ पर पर्सन को एनीमिया हो जाता है। जब ये आरबीसी ब्लड के पिलरीज में से निकलते हैं तो ये इतने फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये ब्रेक हो जाते हैं, और ये ब्रेक होके आरबीसी ब्रेक हो गए तो इसका मतलब ब्लड कम होना लग गया, तो पर्सन को एनीमिया रहता है। सो दिस इज द मेन सिम्टम कि वहां पर पर्सन को बार बार एनीमिया होता है, ब्लड कम होता रहता है उसका। ऐसी सेकंड डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, दैट इज फिनाइल कीटोनुरिया। ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें इंडिविजुअल में एक एंजाइम नहीं बनता जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करे। हमारी बॉडी में इम्यूनो एसिड्स ब्रेक डाउन होते रहते हैं, एक से दूसरा बनता रहता है, और जो है कोई भी प्रोडक्ट ऐसे क्यूमुलेट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक एंजाइम लैक कर रही है बॉडी ड्यू टू दिस रिसेसिव डिसऑर्डर, जो कि फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में चेंज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिनाइल एलेनिन जमा हो जाता है बॉडी में, और वो धीरे धीरे फिनाइल पायरुविक एसिड और दूसरे हार्मफुल केमिकल्स में चेंज होना शुरू हो जाता है। जब ये ब्रेन में जमा होते हैं देन इट लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। तो इसका ये भी एक सिम्टम है कि मेंटल रिटार्डेशन होती है। और उसके अलावा किडनीज में इसकी एब्जॉर्प्शन कम होती है, तो ये यूरिन में निकलता है, बाहर रिलीज होता है, और ब्लैक कलर का पिगमेंट ये प्रोड्यूस करता है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है एयर के साथ। तो इस तरह से ये मतलब दो हमने ऑटोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर्स स्टडी किए along with their symptoms. So these were some of the important questions from this chapter. तो इसी पैटर्न पे हमें कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। थैंक यू।